जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर हमारे साथ हैं मनोज हाड़ी। ये झारखंड से आए हुए हैं। ये इनके साथ ये समस्या है कि ये जो अपने समाज की समस्या है, देश की जो हमारे SC ST OBC की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर ये पैदल आए यहाँ पर जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे आज यहाँ पर रितु सिंह के धरने पर आए हुए हैं। तो मैं आज मेरा जिज्ञासा हुआ कि सर यहाँ पर जो आए हैं, पैदल यात्रा करके आए हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं, तो इन्हीं से जानता हूँ। सबसे पहले जय भीम। जय भीम। आप सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसा क्या उमंग आ गया कि आप झारखंड से पैदल ही आप यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, हमने 3 सितंबर 2023 को धनबाद झारखंड से पद यात्रा का आरंभ किए थे, जो कि 2 महीना 4 दिन लगा देश की राजधानी जंतर मंतर तक पहुँचने। और उस बीच में हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। और आपने कहा कि आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपने पद यात्रा वहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर में जो तानाशाही सरकार का माध्यम से जिस प्रकार हमारे SC ST OBC बहुजन समाज, किसानों के प्रति, हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रति जिस तरह आए दिन उनके ऊपर में शोषण हो रही है, उस शोषण के खिलाफ हम लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि इन शोषण का विरोध में आंदोलन करना, इसके विरोध में सड़कों पर आवाज़ उठाना, संसद तक आवाज़ उठाना। ये तभी संभव है जब आप बड़े चीज़ों का टारगेट लेते हैं। तो हमने एक मिशन बनाया कि हम पद यात्रा करेंगे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ आपके अंदर ये ताकत कहाँ से आई कि आपने अकेले आप ये जो समाज का दर्द है लेकर आप चले हैं। तो ये आप ताकत कहाँ से आई? ये ताकत हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे बात करें बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, परियार का बात करें, फुले का बात करें, साहू का बात करें, बिरसा मुंडा जी का बात करें, तो तमाम जितने भी हमारे बहुजन महापुरुषों का जो विचारधारा, जो लड़ाई है, जो मेन लड़ाई है मनुवाद के खिलाफ, जो लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, वो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ा। उस विचारधारा को जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अंदर में वो ताकत आती है, वो जुनून आती है। वो जुनून हमारे महापुरुषों का प्रतीकाई है। जो आज ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, वो महापुरुषों का देन है। अच्छा, आपने कहा कि महापुरुषों को पढ़ के आपके ताकत आई है। तो महापुरुष ने ऐसा क्या काम किया है कि जो आपके अंदर ये जुनून पैदा हुआ है? देखिए, हमारे जो महापुरुष जो है, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ा, उन्हें छुआछूत के खिलाफ लड़ा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ा, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ा। तो ये जो लड़ाई जो है हमारे पूर्वजों ने जो लड़ा, जो हमारे महापुरुषों ने लड़ा, इस लड़ाई लड़ते हुए हमारे आने वाले नस्ल तक भी जाएगी। ये लड़ाई जब तक हम लोगों को संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी, ये लड़ाई हमारे नस्ल तक भी जाएगी। आपको ये पता है कि ये जो तानाशाही सरकार है, ये कुचल दे रही है। SC ST OBC जो भी आवाज़ उठाती है तो उसको कुचल देती है, उसके परिवार को, उसको रिश्तेदार को, उसके समाज को। तो आपको ये डर नहीं लग रहा है कि ये सरकार आपको कुचल देगी? इन पाखंडियों से, इन मनुवादियों से नहीं डरते हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जब से अपने माथे पे नीला कफन बांधे हैं, उसी समय हम लोग ये तय कर लिए हैं कि जब तक जिएंगे, जो आखिरी सांस तक समाज के उत्थान के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, बहुजन समाज के लिए, हम लोग आखिरी सांस तक इन मनुवादी के खिलाफ, इन RSS के खिलाफ, इन जातिवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमेशा डट कर लड़ेंगे इन लोगों के साथ। आप कैसे लड़ेंगे? आज ये जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, कि वोट के बल पे हम इनको हराएंगे, लेकिन आज तो जो हमारा 85% है बहुजन समाज है, वो वोट जो है EVM के बल पे ये सरकार बना रहे हैं। आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं है, तो EVM से कैसे लड़ेंगे? देखिए, बात आती है EVM की, तो एक चीज़ हम लोगों का बहुत गहराई से इन विचारों को जानना होगा, और देश की जनता को भी जानना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, और तमाम हमारे बहुजन समाज को भी जानना ज़रूरी है। जब दलित परेशान है, हमारे युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, किसान परेशान है, हमारे मजदूर परेशान है, सब परेशान है, महिला परेशान है, तो इनको वोट BJP को दे कौन रहा है?
तो इससे ये तय होता है बीजेपी को वोट देने वाले ये ईवीएम है। अगर ईवीएम अगर है जिंदा, अगर ईवीएम है तो इसलिए बीजेपी जिंदा है, आरएसएस जिंदा है। जिस दिन ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा बीजेपी भी खत्म, आरएसएस भी खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम है ईवीएम का आप पार्लियामेंट में लेना भी गैर कानून, वो गैर संवैधानिक शब्द है। वहाँ पर बीएसपी का कोई सांसद है ईवीएम का आवाज़ उठाने के लिए कोशिश किया तो उनको बंद करा दिया गया। तो ईवीएम का तो आप पार्लियामेंट में आवाज़ ही नहीं उठा सकते, अब क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, संसद में वो बहुमत हो सकती है, लेकिन रोडों में हमारे बहुजन समाज बहुमत में है। अगर ये तानाशाही सरकार अगर अपने औकात में नहीं आएंगे तो हमारे बहुजन समाज जो है सड़कों पर उतर करके तांडव मचा देंगे। ये ईवीएम को तो बैन करके ही छोड़ेंगे। देश में जो हमारे बहुजन समाज को जो संख्या है ये 90% संख्या है हमारे बहुजन समाज का। अगर ये बहुजन समाज जिस दिन जाग जाएंगे तो ये संसद में जो बैठे हुए मनुवादी सरकार जो है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो ये तो इनका यही कहना है कि हम बहुजन समाज को शिक्षा से दूर कर देंगे। शिक्षा से जब दूर हो जाएंगे तो बहुजन समाज अपने आप अंधविश्वासी हो जाएगा। तो इनका तब पर्पज है कि अंधविश्वास, ये शिक्षा दूर कर दो, ये ऑटोमेटिक अंधविश्वासी बन जाएगा आपका बहुजन समाज। देखिए, शिक्षा से वंचित हमारे पूर्वजों को ब्राह्मण लोग रखे थे, क्योंकि शिक्षा को पढ़ने का अधिकार हमारे समाज का नहीं था। आज उन्हीं के औलादें आज संसद, विधानसभा, लोकसभा में बैठ करके हमारे लोगों को शिक्षा से दूर करने के लिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रितु जैसा, हमारे लक्ष्मण यादव जैसा, रतन लाल जैसा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, इन लोगों का विशेष टारगेट करके इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इससे यह तय होती है, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। शिक्षा पाखंडवाद का मिटाने का कार्य करती है। शिक्षा इन मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करती है। इसलिए डॉक्टर रितु को यूनिवर्सिटी से निकाला, लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से निकाला और संसद में बैठे हुए देश के सरकार में जो हमारे तानाशाही सरकार जो संसद, विधानसभा, लोकसभा में तमाम जगह में जो ये आरएसएस के लोग जो बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को अगर नज़र देखा जाए तो उस विषय में अगर बात करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था को पीछे धकेलने के लिए शिक्षा को महंगा कर रही है। अच्छा, आप बताएं शिक्षा और आप लड़ाई जो लड़ रहे हो समाज के लिए, अब हमारे नेता जो हैं एक नहीं हो रहे हैं। क्यों? जब हमारा नेता एक नहीं होगा तो हमारा समाज भी बढ़ जाएगा। तो कैसे करेंगे ये मनवादी से लड़ने के लिए? अगर हमारे समाज के जितने भी बहुजन नेता हैं, अगर ये लोग एक मंच पे नहीं आएंगे तो वो दिन दूर नहीं, आने वाले जो पीढ़ी का जो नस्ल जो है इन्हीं लोगों के वजह उन लोग गुलाम होंगे। क्योंकि देश का संविधान है तो हम लोग सुरक्षित हैं, और देश के संविधान को जिस प्रकार ये दिन धीरे धीरे प्रत्येक आर्टिकल को एक एक करके निकाला जा रहा है, ये सिर्फ भारतीय संविधान का वो लेख रह जाएंगे, लेकिन एक एक आर्टिकल को निकाल को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तभी संभव है, ये जब तक ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी सरकार, ये ब्राह्मण सरकार रहेंगे, तब तक ये भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल को चेंज करता रहेगा। ये तब तक ये हमारे संविधान ख़त्म होंगे जब तक ये लोग रहेंगे। अगर संविधान को बचाना है तो हमारे तमाम जितने भी बहुजन नेता हैं, चाहे बात किया जाए हमारे बहन मायावती जी का, वाविन मिश्राम का, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, हमारे अखिलेश भाई जी का, ये तमाम जितने भी बहुजन संगठन हमारे हैं, जितने बहुजन हमारे नेता हैं, ये तमाम सदस्यों को एक मंच पे आना होगा। आ करके आने वाले समय जो हमारे 2024 का जो चुनाव है, इन लोगों को एक मंच पे आने करके लड़ना होगा और सरकार, हमारे बहुजनों की सरकार बनाना होगा। तभी हमारे आने वाले भविष्य बचेंगे, तभी हमारे आने वाले जनरेशन बच पाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे यह है, अभी हाल ताज में बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सौंपा गया है, तो आप उनका भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार बहन जी ने आकाश जी को उनको उत्तराधिकारी बनाई है, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है जिसके कारण उनको बनाया गया है। क्योंकि आज हमारे बहुजन समाज में देखिए बहुत सारा लोगों का उम्मीदें हैं कि हमारे बहुजन समाज में एक जो नेता हैं, जो हमारे बहुजन मूवमेंट को लेकर के चलने वाले जो हमारे भविष्य हैं, ये तमाम जितने भी नेता हैं उसकी निगाहें जो है बहन पे ज़रूर है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएंगे हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, अच्छे विकास के लिए, जो कि वो अच्छी विचारधारा को लाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आकाश आनंद और भाई चंद्रशेखर जी अगर एक साथ अगर आते हैं समाज में, तो आपको कैसा इसका आपको दिखेगा समाज का हौसला?
सबसे पहले जो हमारे देश की कैटेगरी है SC ST OBC, हमारे पूरे बहुजन समाज जो है वो तो है, लेकिन साथ में जो कैटेगरी बनाया गया है उस कैटेगरी में एक कैटेगरी में बात करेंगे तो वो शेड्यूल कास्ट जो हमारे ऐसी कैटेगरी का है। तो ऐसी कैटेगरी में भी हमारे जो समाज का जो लीडरशिप है, अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीतिक मूवमेंट बना करके हमारे ऐसी कैटेगरी को पीछे धकेलने का, हमारे बहुजन मूवमेंट को पीछे धकेलने का जो कार्य कर रहे हैं, ये लोग जिम्मेवार खुद हैं। क्योंकि हमारे ऐसी कैटेगरी का जो संख्या है उनको एकजुटता करना इन लोगों का जिम्मेवारी है, लेकिन ये लोग आपस में बिखरे हुए हैं। हमारे OBC समाज के नेता जो वो लोग बिखरे हुए हैं, हमारे ST समुदाय का जो समाज के लोग हैं, जो लीडरशिप है, चाहे वो संगठन हो या फिर उनका जो राजनीतिक पार्टियां हो, उन लोग में भी बिखरे हुए हैं। यानी कि इससे यह तय होती है SC ST OBC का जो नेता है ये सारे लोग बिखरे हुए हैं, जिसके कारण आज तक हमारे बहुजन समाज का जितने भी लीडरशिप है आज भी उनके साथ शोषण होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताएं, आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हमारे चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे बहन जी हों, XY जो भी दलित का नेता है, अगर वो बहुजन की बात करते हैं, बहुजन की लड़ाई करते हैं, तो मीडिया वाले उनको दलित के नेता कहते हैं, बहुजन के नेता नहीं कहते। ऐसा क्यों करते हैं वो? ये सारे गोदी मीडिया है, क्योंकि गोदी मीडिया को जब सवाल कीजिएगा कि ये गोदी मीडिया है क्या, तब वो लोग खुद कहते हैं ये गोदी क्या है। गोदी का मतलब होता है कि गोबर खाने वाले, मूत्र खाने वाले, शिक्षा पे सवाल नहीं करेंगे, वो जो इस देश के अंदर में जो तानाशाही सरकार है उन पे सवाल नहीं करेंगे, हमारी गरीबी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा महंगा हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ साहब का चेहरा को हाईलाइट करने के लिए अभी प्रचार में लगे हुए हैं। अभी देखिए हमारे बहन डॉक्टर रितु 111 दिन में रोडों में उतरे हुए हैं, हमारे डॉक्टर रितु प्रोटेस्ट कर रही है 111 दिनों में। ये गोदी मीडिया नज़र नहीं आ रही है। क्यों नज़र नहीं आ रही है? इसके कारण एक ही है कि उनके इशारे पे चलते हैं। ये सारे इशारा वो नागपुर से तय होती है। गोदी मीडिया का सारा काम नागपुर से तय होती है, जिसके कारण जिधर वो इशारा करेंगे ये गोदी मीडिया उधर दौड़ेंगे, इसलिए नहीं आते गोदी मीडिया। लेकिन हमारे नेता भी तो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया चिल्लाते हैं कि ये गोदी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, लेकिन जब PC करना होता है तो बहुजन मीडिया को नहीं बुलाते, उन्हीं को बुलाते हैं। तो ऐसे नेताओं का क्या कहोगे आप? देखिए बहुजन जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, आज ये लोग एक मंच ना होने के कारण उन लोगों के साथ भी शोषण हो रही है। उन लोग कहते भी हैं कि नेशनल मीडिया जो हमारे स्टिल मेन मीडिया जो है वो दिखाती नहीं है। अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म में आ करके इन मनुवादी मीडिया के विरोध में, ये गोदी मीडिया के विरोध में अगर आवाज़ उठाते हैं तो आज हमारे गोदी मीडिया भी जो तानाशाही का प्रतीक दिखाते नहीं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे नेता को कि बहुजन मीडिया जो है वो उसको नहीं तवज्जो देते, वही जो मनुवादी मीडिया उन्हीं को तवज्जो देते हैं? तो आप क्या कहेंगे, बहुजन मीडिया को तवज्जो नहीं देना चाहिए इनको? देखिए हमारे जो नेता जो हैं, सबसे पहले इन लोगों को दो चीज़ें ध्यान से और नज़र गड़ा करके इस वीडियो का माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि आप ये जान लीजिए कि हमारे देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले नेशनल मीडिया जो हमारे हैं, जो मीडिया जो है ये देश का चौथा स्तंभ है। और वो मीडिया अगर आपका आंदोलन को नहीं दिखाते, आपके धरना प्रदर्शन को अगर नहीं दिखाते, तो कहीं न कहीं इससे ये तय हो जाती है कि ये सारे मीडिया उन लोगों के इशारे पे चल रहे हैं। इसलिए इन गोदी मीडिया के विरोध में एक बड़ा आंदोलन करने की बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। तो अंत में आपसे यही चाहूँगा कि ये हमारे बहुजन समय के चैनल के बारे में दो शब्द जरूर कहें। देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम हमारे दर्शक, हमारे बहुजन मूवमेंट में सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो असली मेन मीडिया है वो बहुजन मीडिया है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे जो बहुजन नेटवर्क जो है, जो बहुजन हमारे मीडिया है, ये मजबूती हो और आप तक पहुँचे आवाज़। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम। ये थे सर एक क्रांतिकारी हमारे नेता है, ये समाज से संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप इनके विचार से कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका प्रेम, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली।